Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का जो मेरे बैच का पेपर था उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो मैंने ऐसे सोचा कि भाई बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें लिखना आना चाहिए और मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर पहले वाला वीडियो जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो वो नहीं देखा है तो देख के आ जाना, उसके अंदर मैंने पूरा बीएसटी को डिकोड करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम वो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में ये कहा भी था कि टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पेपर को अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं खुद ही एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं मेरी खुद की जो आंसर शीट है उसे एनालाइज करूं। देखो मेरे बीएसटी में 100 on 100 आए थे, ठीक है। 2023 का बैच है मेरा। और मतलब मुझे ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि कैसे बीएसटी में लिखना चाहिए। ये तो मैं अच्छे से बता ही सकती हूँ कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम्हारे भी 100 मार्क्स आ जाए या फिर 95 प्लस मार्क्स आ जाए, ठीक है? तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑल्सो मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा प्लान कर रही हूँ कि बीएसटी सब्जेक्ट पर मैं और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ, जो कि एमसीक्यूज़ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे या फिर दूसरे क्वेश्चन पेपर, दूसरे बैच के टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करना, इस तरीके से मैं वीडियोस बनाऊंगी। पर मेरा जो फोकस है वो बीएसटी पे रहने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स पे मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और हम लोग ट्यूशन भी जाते हैं बाकी सारी सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। पर जो बीएसटी सब्जेक्ट है वो बहुत निगलेक्टेड है, ठीक है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि हम सब सोचते हैं कि भाई एंड में कर लेंगे, अभी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आईपी उन पे फोकस करो, और बीएसटी को हम यूजुअली साइडलाइन कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, वेटेज है, वो तो इक्वली है, ठीक है। तो हमें बीएसटी को किसी भी हाल में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बीएसटी को अच्छे से क्रैक करेंगे और इस चैनल पे मैं बीएसटी के वीडियोस और भी बनाऊंगी, नॉट ओनली दिस वीडियो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई बीएसटी में 100 लाने की या 95 प्लस लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो तुम दूसरे यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर रहे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए। बट बीएसटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब यूट्यूब चैनल जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, एंड इनफैक्ट तुम खुद भी बीएसटी नहीं पढ़ते हो। तो मैंने सोचा कि भाई अब बीएसटी पर भी फोकस करें। 22 फेब को तुम्हारा एग्जाम है, तो चलो बीएसटी को करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें कर ली, बट ये बहुत ज़रूरी है बताना कि भाई तुम हर सब मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से बीएसटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड बीएसटी इतना भी इजी नहीं है कि तुम सोचो कि मैं 2 दिन पहले पढ़ूँ और मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू। तो आज हम जो 2023 बैच का पेपर है डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है और ये जो है ये मेरी आंसर शीट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनिशियल 20 क्वेश्चंस की। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो टारगेट इस वीडियो का 20 क्वेश्चंस ही है। 20 क्वेश्चंस के बाद दूसरे पार्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन दी एलीट, जस्ट अ सेकेंड, यस, in elite enterprises manufacturing LED lights. Due to festive season, there is a lot of demand for the lights. Akash was given the task of producing 100 units of LED lights at the rate rupees uh, 200 per unit within 5 days for an urgent order. Akash was able to achieve the target of 100 units of LED within 5 days at 220 per unit, ठीक है। Identify from the following whether Akash is, देखो अब ना एक सेकेंड, हाँ, बिफोर आई डेल्व इनटू द आंसर, मुझे एक चीज़ और कहनी है कि ये जो वीडियो है वो सीयूटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट जो भी मैं आगे एमसीक्यू वाले वीडियोस बनाऊंगी वो तुम्हारे सीयूटी में भी बहुत हेल्प आने वाली है, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो ऑफ कोर्स कोइंसाइड करता ही है दोनों एग्जाम्स का, बोर्ड्स का भी और तुम्हारे सीयूटी का भी। डेफिनेटली बोर्ड में जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो सीयूटी में नहीं पूछा जाता है, तो डेफिनेटली वो पार्ट तुम इग्नोर कर सकते हो सीयूटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो। तो इसके अंदर बोला कि भाई आकाश को बनाने थे 100 यूनिट्स 200 पे और 5 दिनों के अंदर था, तो ये 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आकाश कितना बना पाया, 5 दिन में तो बनाया इसने, विच वॉज एज डिजायर्ड। 100 यूनिट्स भी बनाई पर 220 पर बना दी। तो अब आपको ये पूछा है कि आकाश क्या है इसमें से, एफिशिएंट,
इफेक्टिव दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो देखो ये इसके लिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एफिशिएंट क्या होता है और इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव वो होती है कि भाई अपने टाइम पे चीज़ कर ली, ठीक है, अपने जो आपको चीज़ बनाने को कहा था, जो टास्क दिया था वो अपने टाइम पे कर लिया, पर आप कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाए या फिर कॉस्ट के फैक्टर को केटर नहीं कर पाए। तो एफिशिएंसी जो है वो एक्सक्लूसिवली कॉस्ट से डील करती है और इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से डील करती है, ठीक है। तो अब आप इसने टाइम पे 5 दिन में तो बना ही दिया, 100 यूनिट जो इसे बनानी थी वो तो इसने कर ही दिया, तो ये इफेक्टिव तो है। पर क्या ये एफिशिएंट है? नहीं, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 200 पे इसका टारगेट कॉस्ट थी पर सिर्फ 220 पे बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इफेक्टिव ओनली है। देखो ये मैंने अपने, देखो यहाँ पे 78 मार्क्स लिखे हैं, पर मैंने जब रिवैल्यूएशन में दिया तो ये 78 से 80 हो गए थे, तो ये 100 मार्क्स की ही आंसर शीट है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव ओनली जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा भी है, तो इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाले चैप्टर से ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार मैं ये इंक चेंज कर देती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। डार्क ले लेते हैं थोड़ा सा। Which of the following items is a component of economic environment? ठीक है, expansion of transportation and communication services in Delhi, facility of booking train tickets through mobile apps, ठीक है, इज अ कॉम्पोनेंट पूछा है, ठीक है। ये तो टेक्नोलॉजिकल से लग रहा है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज, चलो इस पे आते ही मुझे पता नहीं अभी तो। रिस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये लीगल है। फिर द हरियाणा गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट ऑफ फ्री बस राइड्स फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन रक्षाबंधन, ये सोशल है, ठीक है। तो ये सोशल वाला भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो हम एलिमिनेशन टेक्निक से अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वही आंसर होगा। अब देखो मेरे को ना ये एकदम क्लियरली नहीं पता चल रहा था कि इसका आंसर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कौन सा है, तो मैंने बाकी सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट करा और फिर मार्क करा, ठीक है। तो इसका वैसा अगर हम उस लेंस से देखें भी कि ये कैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज के एक्सपेंशन से जो इकोनॉमिक एजिलिटी बढ़ेगी आपके कंट्री में, तो इस हिसाब से भी ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से देखा जा सकता है। पर जो बाकी के 3 ऑप्शंस देखोगे ना, वो बहुत एक्सप्लिसिटली दूसरे टाइप के इन्वायरमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे ये वाला मैंने बता ही दिया टेक्नोलॉजिकल, ये वाला लीगल और ये वाला सोशल। तो जो बचा है हमारे पास वही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैंने जेन्युइनली बहुत अच्छे से लिखा था। देखो, अब ना ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि मैंने ना 2 साइड मार्जिन्स बनाई थी, और 2 साइड मार्जिन्स बनाने से थोड़ा मतलब और अच्छे से दिखता है। मैंने ये जो चीज़ है ये भी किसी टॉपर की आंसर शीट में ही देखी थी, तो मुझे तभी से ये आइडिया आ गया कि आपका कंटेंट भी ज़्यादा लगेगा और नीट भी लगेगी चीज़ें। और देखो हर क्वेश्चन के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऑप्शन भी लिखा है और ऑप्शन का पूरा आंसर भी लिखा है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा हिंदी में है, हम इंग्लिश वाले पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द अबव डायग्राम, की किस टाइप का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कि डिविजनल है, फंक्शनल है, इनफॉर्मल या फंक्शनल है। देखो इस तरीके से तो तुम्हें फॉर्मल और इनफॉर्मल का वैसे भी पता नहीं चलने वाला है, तो ऑप्शन सी और डी जो है वो वैसे भी एक तरीके से तुम साइडलाइन कर सकते हो। अब आ जाता है डिविजनल और फंक्शनल। तो कॉस्मेटिक्स, गारमेंट, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बेस्ड कौन सा होता है? डिविजनल होता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो पहले 3 हमने करे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। विद द रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स विद सुपर क्लास कैमराज, द बिजनेस ऑफ कैमराज इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट. Studies show that mobile phone photography has devastated the camera industry. The dimension of business environment uh, highlighted in the above cases economic, technological, social या political. देखो ये सिंपली ये कह रहा है कि भाई मोबाइल फोन्स के आने की वजह से कैमरास को एक डेवस्टेशन फेस करना पड़ा है, तो ये सीधा सीधा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। इसके अंदर तो भाई तुम्हें बाकी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कोई कल्चर सोशल की बात तो हो नहीं रही, पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिक्स दिखाई नहीं गई है, कुछ इंस्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बात नहीं करी है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। सिंपली डेवलपमेंट बता रहा है फ़ोन फोटोग्राफी का, फ्रॉम कैमरा फोटोग्राफी से, मतलब कैमरा से आप फोटोग्राफ्स लेना जो है वो लोगों का बंद हो चुका है, बिकॉज फ़ोन के अंदर ही इतने अच्छे कैमराज आ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following features of management as an art highlights that every manager applies his knowledge of principles in his own way to deal with with a given situation? ठीक है, तो इसका आंसर हमें फिगर आउट करते हैं। देखो वैसे भी
अगर हम देखें कि हर मैनेजर अपने जो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स है अपने अपने खुद के तरीके से लगाता है, तो सिंपली हम समझाएंगे भाई कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, इसमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत डायरेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एथिक्स की कहीं बात ही नहीं करी गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, अब तुम नॉलेज नॉलेज वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो, अगर हम इस बात के बारे में बात नहीं करी गई होती कि मैनेजर अप्लाइज और सिर्फ इसी से रिलेटेड कोई एक प्लेन सा छोटा सा सेंटेंस दिया होता, तो हम ये मार्क कर सकते थे। पर जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये मैनेजर अप्लाइज वर्ड जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, कि हर मैनेजर अपने अपने तरीके से अलग तरीके से जो है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी तो भाई किसी हाथ में नहीं हो सकता, ये सिचुएशन जो है वो सिंपली पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए ही बनी है, ठीक है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Messrs JK Computers is a small organization engaged in assembling of computers. In this organization, decision making rests with top management, while the middle level is involved in only the implementation of plans. ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट पे ही रहता है और मिडिल लेवल जो है इन्वॉल्व इन ओनली द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी where a number of people from each level are involved in decision making. ठीक है, the application of the principle of centralization and decentralization is different in the two organizations, and the situation in each enterprise is not the same. From the following, identify the nature of principles of management. ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपन जो है एक बार अपनी बुक को रेफर करें। देखो, वैसे इसका आंसर जो है, एक मिनट, वो इसका आंसर फ्लेक्सिबल ही है, क्योंकि ये बस इतना कहना चाह रहा है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जा रहा है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही है और एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही है। तो यानी कि आपका जो है एकदम स्ट्रिक्ट या फिर रिजिड, मैं कहती हूँ कि रिजिड तरीके से आपके प्रिंसिपल्स डिफाइंड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ताकि आप अपने तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करो और इम्प्लीमेंट करो। तो रिजिड नहीं होते हैं, तो रिजिड नहीं है तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मतलब लोगों ने मेरे हिसाब से, जैसे मेरे बैच के लोगों ने कंटिंजेंट भी मार्क किया था, ठीक है, एंड कुछ टीचर्स भी बोल रहे थे कि कंटिंजेंट हो सकता है, ठीक है। पर कंटिंजेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो टोन है ना, वो टोन ही फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई अच्छे से रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं दिखाती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो अगर तुम्हें यहाँ पर ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेट्स जस्ट गो टू द फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट, ठीक है। कहाँ पर है, टैंजिबल, वेट, आई थिंक इसके ऊपर ही होना चाहिए ना। कंटिन्यूस ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, मल्टी डिमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, एक सेकेंड, नीचे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नहीं यार, ऊपर ही तो होना चाहिए वैसे तो। हाँ, वेट यहाँ पे होगा। तो आई थिंक ये सेकेंड चैप्टर में हो सकता है, तो लेट मी सर्च हियर। यस, तो फ्लेक्सिबल यहाँ पे, या ये देखो, for example, the degree of concentration of authority or its dispersal will depend upon the situations and circumstances of each enterprise. Moreover, individual principles are like, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम इंफॉर्मेशन यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पॉइंट है ये फ्लेक्सिबल के हेडिंग के अंदर है, ठीक है। तो तुम्हें फ्लेक्सिबल ही मार्क करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कि कंटेंजेंट तुम क्यों नहीं लिख सकते, तो इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि भले तुम्हें बाकी अगर लगता है कि दूसरा पॉइंट भी सही होना चाहिए, ठीक है, पर हमें जो मार्क करना होता है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है। और मोस्ट एप्रोप्रिएट की डेफिनेशन ये होती है कि भाई एनसीईआरटी में किस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो, इस यहाँ पर रीडिंग और रोड मेमोराइजेशन और मेमोरी का रोल प्ले होता है, ठीक है।
तो अगर तुमने ये तुम्हें एग्जाम्पल याद हो कि या फिर तुमने थोड़ा सा अंडर मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से लर्न करा हुआ हो कि हमें कैसे जो है आंसर लिखना है और क्या हम एग्जाम्पल देंगे, तो भी तुम्हें ऐसे याद आ जाता है कि ये जो एग्जाम्पल था ये फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फ्लेक्सिबल है एंड कंटिंजेंट नहीं है। देखो वैसे अगर तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि कंटिंजेंट भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, पर एमसीक्यूज में एक ही आंसर को यूजुअली वो लोग प्रेफरेंस देते हैं और वो प्रेफरेंस मिलती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी में अगर फ्लेक्सिबल लिखा है तो फ्लेक्सिबल ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तुम बिल्कुल ये आर्ग्यू नहीं कर पाओगे कि कंटिंजेंट भी सही होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ याद है कि बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करा था, पर मैंने तो सही अटेम्प्ट किया था, जैसे मैं दिखा भी सकती हूँ फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनफैक्ट बहुत टीचर्स भी आर्ग्यू कर रहे थे कि कंटिजेंट होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली फ्लेक्सिबल वाज द ओनली आंसर जो बोर्ड ने करेक्ट मार्क करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज। ड्यू टू दिस एन इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन द वे कंपनी functions. Now targets are met according to plans, whereas earlier deadlines were never given importance. Now there is orderliness instead of chaos in the organization, and the employees are happy and satisfied. From the following identification from the following identify the characteristic of management which is highlighted in the above case. ठीक है, तो management is dynamic, management is a continuous process, management is a group activity, management is an intangible force। देखो अब पहले तो जो है पहले जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, और हम जो है टारगेट्स वगैरह को ढंग से मीट नहीं कर पा रहे थे, यही अज्यूम करेंगे इस वाले पॉइंट से। ड्यू टू दिस एन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अब इम्प्रूवमेंट हुआ है तो टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स वेयर एज अर्लियर डेडलाइंस वर नेवर गिवन इंपॉर्टेंस। अब ऑर्डरलीनेस केओस की जगह पर दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉइज हैप्पी और सेटिस्फाइड है। देखो डायनामिक हो नहीं सकता क्योंकि चेंजेस के बारे में बात नहीं करी, कंटिन्यूस प्रोसेस कुछ ऐसा इंडिकेशन आ नहीं रहा है इससे, ग्रुप एक्टिविटी पे भी फोकस नहीं करा गया है, ये इंटेंजिबल फोर्स ही है। अगर मैं इसका भी बताऊँ, अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी हो तो ये भी चीज़ लिखी हुई है। लेट मी जस्ट टाइप यहाँ पे इंटेंजिबल फोर्स। अरे आ क्यों नहीं रहा है? आई डोंट नो व्हाई ये आ क्यों नहीं रहा है। लेट मी जस्ट राइट फोर्स। इक्विटी है। वैसे तो ये मैनेजमेंट वाले चैप्टर के अंदर ही है, बट भाई 53 इतना तो टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करते हैं थोड़ा। तो फिर लेट मी ट्राई। क्यों नहीं आ रहा है? चलो लेट्स चेक मैनुअली ओनली। तो फाइनली मुझे मिल चुका है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही था तुम्हारे। एक्चुअल में ना मुझे खुद मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन सी चीज़ फर्स्ट चैप्टर में कौन सी चीज़ सेकंड चैप्टर के अंदर है, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड ना। तो ये देखो, ये फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इसके अंदर अगर तुम यहाँ पे देखो, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos। सेम इंफॉर्मेशन को यूज करके ये एमसीक्यू बनाया गया है। मतलब अगर तुमने ये अच्छे से पढ़ा हो तो तुम्हें आराम से क्वेश्चन जो है वो आ जाना चाहिए, फिर तुम इन तीनों ऑप्शंस पे दिमाग भी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये भी अगेन एक ऐसी मिस्टेक थी जो लोगों ने करी थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने करी थी इनफैक्ट, और उन्होंने जो है ये ग्रुप एक्टिविटी वाला मार्क करा था। तो ये जो है ट्रैप होते हैं जो तुम्हें नहीं उसमें नहीं फंसना है। ठीक है, in an organization, coordination is the function of every manager. Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall plans of the organization are duly carried out. Middle level managers coordinate with both the top level and the supervisory level managers. Supervisory level managers coordinate the activities of workers to ensure that work proceeds according to plans. ठीक है, the characteristic of coordination discussed in the above paragraph is: coordination is a continuous process. Deliberate function is the responsibility of all managers. Coordination integrates group efforts। ठीक है,
अम, तो देखो, अब इसमें टॉप लेवल की बात करिए, मिडिल लेवल की बात करिए और सुपरवाइजरी लेवल की बात करिए। इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों लेवल के मैनेजर्स को जो है वो ये जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसका आंसर आई गेस होना चाहिए कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं एक बार बात करूँ तुम्हारे इस एनसीईआरटी की भी, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कोऑर्डिनेशन। ये रहा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पे पढ़ो। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू, एक मिनट में दूसरा कलर दे देती हूँ। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद their subordinates टू इंश्योर, मिडिल लेवल दे रखा है, ऑपरेशनल लेवल भी दे रखा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट जैसा भी यहाँ पे लिखा है ना, इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ चेंज है ही नहीं। मतलब लैंग्वेज तक वो लोग सेम रखते हैं, बस ये ऑपरेशन लेवल की जगह पर इन्होंने सुपरवाइजरी लेवल लिखा है। बाकी मुझे नहीं लगता इन दोनों की इन्फॉर्मेशन में या दोनों की लैंग्वेज में भी कोई चेंज है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, तुम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मतलब जो है ये तीनों वाले कर रहे हैं, ये तीनों लेवल के मैनेजर्स कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो कंटिन्यूस अगर होता तो कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रखा होता कि भाई प्लानिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, इन सारे जो प्रोसेसेस में कोऑर्डिनेशन काम आता है। तो अगर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेलिबरेट फंक्शन यानी कि आपको मतलब अपनी मेंटल कॉन्शियस एक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ होता तो फिर जो है डेलिबरेट हो सकता था। ग्रुप एफर्ट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ वगैरह के बारे में भी जो है बात करी गई होती है, डिपार्टमेंट्स उन सारी चीज़ों के बारे में भी जो है बात की गई होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Gitanjali Markan is a successful business leader. She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing a meaningful work experience, the jobs themselves become a source of motivation to individuals. The non-financial incentive that has been discussed in the above case is, तो इस मतलब ये लिखा है कि मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, ये भी एनसीईआरटी की जो है एज इट इज़ कॉपीड लाइन है। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली नहीं है। तो एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। जॉब एनरिचमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जॉब एनरिचमेंट ही होना चाहिए वैसे तो करेक्ट आंसर। चलो बाकी का भी देखें। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रमोशन वगैरह की बात नहीं करी गई है या ट्रेनिंग वगैरह की बात नहीं की है। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होगा क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है जो ये पॉइंट आउट करे कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो उसके बारे में हो। तो इसका क्लियर कट आंसर जॉब एनरिचमेंट ही होना चाहिए। और अगर मैं बताऊँ तुम लोगों को कि कहाँ पे है एनसीईआरटी के अंदर, देखो मैं एनसीईआरटी से ट्रेसेबिलिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें पता चले कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना होता है, कितनी शिद्दत के साथ जो है तुम्हें एनसीईआरटी को अपने दिल के अंदर बसाना होता है। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट, एक सेकेंड लेट मी सर्च फॉर इट। वैसे तो स्टाफिंग वाले में ही है, फिर मैं डायरेक्ट अगर देखूँ नॉन फाइनेंशियल, पता नहीं, वेट लेट मी गो टू स्टाफिंग नाउ। स्टाफिंग कौन से नंबर का चैप्टर है तुम्हारा? नो, ये पेजेस क्यों नहीं लोड हो रहे हैं? या तो 139 पेज पे है, तो लेट्स गो टू 145, इसी के आसपास होगा। यस, स्टाफिंग में जाते हैं सीधा इंसेंटिव्स पे। देखो ये तुम भी करा करो, जब भी तुम लोग क्या बोलते हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें देखना है कि मेरा आंसर क्यों गलत हुआ है या फिर कुछ मतलब कौन सी एरर है जो मैं बार बार गलत कर रही हूँ। तो तुम्हें ऐसा ही एनसीईआरटी को खोल के अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि तुम्हें नेक्स्ट टाइम रीडिंग करते वक्त ध्यान रहे कि क्या क्या जो टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। अरे यार अब इसमें कहाँ गया, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो पूरा प्रोसेस है तुम्हारा, है नहीं क्या इस वाले चैप्टर में? जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक।
यस इट वाज माय बैड, ये डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर है। तो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में जाएंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और उसके बाद जाएंगे जॉब इनरिचमेंट में। अब ये देखो, इफ जॉब्स आर इनरिच्ड and made interesting, the job itself becomes a source of motivation to the individual. सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। मोटिवेशन टू इंडिविजुअल्स, मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। RP Infotech Limited decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs in its newly opened branch in Surat. What source of recruitment from the following has been used by RP Infotech Limited in the above case? तो क्या जो है सोर्स यूज़ करा गया है इसके लिए, ठीक है। अभी पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आया है, तो ऑब्वियस की बात है कि ये प्लेसमेंट, ये तुम्हारा कैंपस रिक्रूटमेंट है, ठीक है। ये कैंपस रिक्रूटमेंट है और ये प्लेसमेंट जो हमारा होता है कॉलेज के थ्रू, ये उसको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है, इसके अंदर तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसा तुमने 3 इडियट्स में देखा है, वैसा ही है कैंपस रिक्रूटमेंट। अब जब तुम कॉलेज में आओगे तुम्हें और डिटेल में पता चलेगा, बट ऑब्वियसली ये पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाना ही सिग्निफाई कर रहा है कि कैंपस रिक्रूटमेंट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। देखो पहले मैंने सोचा था कि 20 क्वेश्चन जो है वो हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है एंड मुझे छोटे छोटे वीडियोस ही बनाने हैं, पार्ट्स में बनाने हैं। तो हम जो नेक्स्ट 10 MCQs हैं उसके लिए मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगी एंड उसके बाद सब्जेक्टिव आंसर्स पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल 10 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर के। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इसको भी कैंपस रिक्रूटमेंट को भी बता सकती हूँ, वैसे तो इसके अंदर ये आई थिंक अब ये स्टाफिंग में होगा, ठीक है। तो अगेन एक सेकेंड, स्टाफिंग में जाकर तो मैं बता ही देती हूँ कि किसी कॉलेज में जाकर के हायर करना लोगों को कौन सा फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। गिव मी अ मिनट, आई थिंक हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। या मैं डायरेक्टली लिख दूँ कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर कुछ आ जाए तो। आई डोंट नो व्हाई ये जैसे ही मेरा, आप क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, ये सर्च नहीं हो पाता PDF के अंदर, बट जस्ट 145 पेज पे था ना ये। राइट। अब आ जाते हैं, ये कैसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है तुम्हारा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सोर्सेज में ही होना चाहिए। स्पेक्स, ये देखो इंटरनल, इंटरनल, हाँ ये यहाँ पे होगा। ये देखो, colleges and institutes of management and technology have become a popular source of recruitment for technical professional managerial jobs, ठीक है। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट का भी मैंने तुम्हें ट्रेस करके बता दिया। तो आई थिंक हमने जो 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, से 10 हम डील कर चुके हैं। An organization structure is deliberately designed by the top management to facilitate smooth functioning of the organization, ठीक है। Which of the following is not a feature of such a structure? पहले मुझे बताओ कि ये किसकी बात हो रही है, किस टाइप के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये डेलिबरेटली डिजाइंड है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो ये बात हो रही है फॉर्मल स्ट्रक्चर की। तो इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, ठीक है। देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दिस इज ऑल्सो राइट। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। It places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationships among the employees. This is true for formal structure. तो ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं तुम्हें अब बताती हूँ कि तुम्हारे एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, एग्जैक्ट लैंग्वेज भी तुम्हें मिल जाएगी, एक सेकेंड। ये है आ गया तुम्हारा मीनिंग एंड हाँ यहीं पर होगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है।
हाँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस। ये जो है वो तुम्हारा एक ऑप्शन था। फिर ये इसेंशली होता है कि रूल्स और प्रोसीजर लिखे हुए हो और डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये तुम्हारे स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लिखे हुए हैं, अब तुम खुद देख सकते हो कि इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम, फिर वेरियस एक्टिविटी अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये सब भी लिखा हुआ था। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है। सिर्फ ये वाली जो लाइन है ये तुम्हारे इनफॉर्मल में लिखी हुई होगी। ये देखो, The standards of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules and regulations. तो ये देखो एज इट इज लिखा हुआ था, कुछ इन्होंने पैराफ्रेजिंग तक नहीं करी है। तो देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की। तो प्लीज़ अगर नहीं पढ़नी है ना एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी मत छोड़ना, बाकी कुछ भी छोड़ लो, एनसीईआरटी को मत छोड़ना, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन में 11 हो गया। 12 पे आ जाते हैं। Statement 1, capital market instruments are considered riskier both with respect to returns and principal repayment. Okay. Capital market investments generally yield a higher return for investors. ठीक है, तो इसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं। एक्चुअल में इसमें तो है नहीं कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो उसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। पहले ये बता दो कि ट्रू है फॉल्स है। तो देखो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिस्कियर होते ही हैं, ये तो सबको पता है। शेयर वगैरह ये सारी चीज़ें तो रिस्की होती है। अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो तुम अपनी जनरल नॉलेज से बता सकते हो, तो ये तो ट्रू है ही। अब रिस्की है तो ऑब्वियसली हायर रिटर्न की जो है होगा ही, क्योंकि अगर कोई इतनी रिस्क लेगा तो वो कम रिटर्न के लिए तो लेगा नहीं ना। तो जो रिस्क और रिटर्न जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। जितनी ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिटर्न्स, ठीक है। तो ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये तो ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को ये चीज़ तो गलत हुई होगी, अनटिल अनलेस तुमने कुछ गलत ही समझ लिया हो। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैच द वेरियस आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2। ठीक है, एडवर्टाइजिंग दे रखा है, पर्सनल सेलिंग दे रखा है और पब्लिक रिलेशंस दे रखा है। तो एडवर्टाइजिंग मैच होता है तुम्हारा, देखो ये अगर हम ये वाला कॉलम पढ़े पहले, क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, तो ये तो पब्लिक रिलेशंस हो गया। फिर पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल ही होता है एडवर्टाइजिंग, इसलिए ये हो गया। फिर पर्सनल सेलिंग, डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव बायर, ये हो गया, ठीक है। तो ए का जो है वो 2, बी का 3 एंड सी का 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट? अच्छा 14 रह गई है तो। When the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity share, the dash is said to be optimal। ठीक है, जब तुम्हारा डेट और इक्विटी इस तरीके से है कि तुम्हारा वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो तुम्हारा क्या चीज़ ऑप्टिमल है? ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल हो भी नहीं सकता, क्योंकि डेट और इक्विटी क्या है, कैपिटल का ही पार्ट है ना, तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ये भी आई थिंक तुम्हारी बुक के अंदर पहले पहले इनिशियल में ही लिखा हुआ है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। रुको मैं डायरेक्टली ना कैपिटल स्ट्रक्चर सर्च करती हूँ। ये देखो, ऑप्टिमल की अगर मैं बात करूँ, हाँ अ कैपिटल, ये देखो अ कैपिटल स्ट्रक्चर, अरे a capital structure will be said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of the equity share। तो ये तुम देख सकते हो एज इट इज, अगेन लाइन जो है वो कॉपी पेस्टेड है, कुछ भी चेंज भी नहीं करा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सब कुछ वैसा का वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो कितनी ज़्यादा जो है एनसीईआरटी से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ensures that the buyers that goods conform to predetermined standards of quality and reduces the need for inspection. It also ensures that goods belong to a particular quality and helps in realizing higher prices for high quality output। ठीक है, तो इनमें से जो कौन सा फीचर है वो इंश्योर करता है कि प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी और उससे केटर करे
एंड एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीज़ को पर्टिकुलर प्राइस मिल सके, और हाई क्वालिटी के लिए हाई प्राइस मिल सके, मीडियम क्वालिटी के लिए उस हिसाब से मिल सके। जैसे तुम्हारा अमूल होता है ना, अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा वगैरह, तो उस हिसाब से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग ही बोलते हैं, क्योंकि तुम एक तरीके से ना प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर रहे हो, ताकि तुम अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग जो है वो चार्ज कर पाओ। मार्केटिंग प्लानिंग ये भी नहीं है, ब्रांडिंग भी नहीं है, ये एज इट इज़ अगेन तुम्हारे इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इस वाले पार्ट में है, या आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक। हाँ, ये देखो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन refers to producing goods of predetermined specifications which helps in achieving uniformity and consistency. ठीक है, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट, ठीक है। um, हाँ, ये देखो, ग्रेडिंग इंश्योर्स दैट गुड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। तो ये तुम देख सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन वहीं से लिया है, ठीक है। um, तो ये वैसे अगर ग्रेडिंग भी होता, अगर ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है अलग अलग होते तो ग्रेडिंग को मार्क करते, क्योंकि ग्रेडिंग जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पर अगर तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो ये जो हेडिंग है वो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग के साथ में दे रखी है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है, ये देखो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो अगेन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को अलग अलग करके दिया हुआ, तो जो है वो सेफ साइड पे थे हम। पर अगर अलग भी होता तो ध्यान रखना कि ग्रेडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पर अब इसके अंदर क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ें कवर कर ली कि इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बोल दिया, और ये जो पॉइंट है वो ग्रेडिंग के बारे में बोल दिया, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग दोनों आंसर है। एक्चुअली में इन्होंने दोनों चीज़ को मिक्स करके लिखा है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर एक चीज़ के बारे में बात करी होती, बट ठीक है, अपने तो क्या है, दोनों चीज़ें लिखी हुई है तो देयर इज नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not true for primary market? There is no fixed geographical location, ठीक है। Only buying of securities takes place. Securities cannot be sold here. Prices are determined by the demand and supply of the security. It directly promotes capital formation. देखो, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? देखो, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का मतलब होता है पैसे, ठीक है। एक तरीके से तुम अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझो तो कैपिटल फॉर्मेशन है कि तुम्हारा पैसा बन रहा है, और तुम जो है कैपिटल को इशू करवा पा रहे हो प्राइमरी मार्केट से, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन तो है ही, और जो सिक्योरिटीज़ जो है वो बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। पर जो प्राइसेस, ये पॉइंट है डिमांड और सप्लाई के बारे में, ये जो है सेकेंडरी मार्केट में होता है ना, जब तुम ऑलरेडी ट्रेडेड शेयर्स जो है वो तुम खरीदते हो, तो ऐसा नहीं देखते कि स्टॉक मार्केट में इसका शेयर की प्राइस जो ऊपर चली गई, इसकी नीचे गिर गई। तो ये सारा सेकेंडरी मार्केट की बात होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? तुम्हारा आईपीओ। तो जो है प्राइमरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई से सिक्योरिटी की प्राइसेस नहीं होती है, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उन्हें किस प्राइस पर जो अपने शेयर्स को बेचने हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट की बात हो गई है। अगेन ये भी बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है, पर ये जनरल नॉलेज वाला भी है, तो तुम वैसे भी कर सकते थे। आगे बढ़ते, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। की सिचुएशन में जो है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस जो है वो रखेगी। व्हेन फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट, नहीं, क्योंकि ये तो पेनिट्रेशन में इनको कम रखना पड़ेगा, जैसे जियो ने कर रहा था, उन्होंने तो क्या प्राइस ही नहीं रखी थी इनिशियली, और अब देखो कितनी प्राइसेस हो गई है। तो ये तो हाई प्राइस जो है वो तुम स्टारबक्स जैसी कंपनी से एसोसिएट कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली लार्जर शेयर द मार्केट को टारगेट ही नहीं करता है स्टारबक्स, कुछ प्रीमियम कस्टमर्स को ही टारगेट करता है। when the firm is facing difficulties in surviving in the market because of intense competition, अगर competition बढ़ रहा है तो obviously प्राइस तो कम ही करनी पड़ेगी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। when the firm wants to cover high cost of research and development to attain product quality leadership, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि क्वालिटी पे अगर जब तुम फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, तुम कॉस्ट का नहीं सोचते, क्योंकि देखो ऐसा यूजुअली कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर किसी की प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी बेटर होगी। तो बस उसी रिलेशनशिप से इस पॉइंट को तुम समझ सकते हो। व्हेन द फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, अगर तुम लॉन्ग रन में प्रॉफिट का सोच रहे हो तो तुम्हें प्राइस जो है वो कम चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम चाहोगे कि तुम मार्केट में पेनिट्रेट कर सको लॉन्ग रन में, है ना। तो डी के लिए भी जो प्राइस है वो लो होनी चाहिए। तो द ओनली करेक्ट आंसर है सी। इसके ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये भी मुझे लगता है हो ही गया होगा तुम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will not be considered
as consumers, as per Consumer Protection Act, a person who avails any service for a consideration which has been partly paid, ठीक है, and any user of goods if such use is made with the approval of the buyer, okay. A person who purchases goods through online means a person who obtains goods for resale purposes. तो देखो अगेन इसका आंसर जो है यही होने वाला है, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर तुमने फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है ना कि तुम कुछ चीज़ खरीद रहे हो, ईएमआई पे ले रहे हो, तो वो तुम क्या कर रहे हो, पार्टली जो है वो अपना कंसिडरेशन पे कर रहे हो, पर तुम एक कंज्यूमर तो कहलाओगे ना, क्योंकि तुमने खरीद ली है वो चीज़। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर इस सिचुएशन में कंज्यूमर माना जाएगा उस इंसान को। एनी यूजर ऑफ गुड्स इफ सच इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बिल्कुल ये भी कंज्यूमर है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको फ़ोन दिया है, ठीक है, और उनके अप्रूवल से तुम उसको यूज़ कर रहे हो, उसकी सर्विसेज को ले रहे हो, तो तुम भी कंज्यूमर हो, ठीक है। अ पर्सन हू परचेजेस गुड्स थ्रू ऑनलाइन मीन्स, ऑफ कोर्स क्यों ऑनलाइन में मीन्स में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आएगा, तुमने कहाँ से कहीं से भी खरीदा हो तुम कंज्यूमर कहलाओगे। अ पर्सन हू ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल पर्पसेस, ये ट्रेडर की एक तरीके से डेफिनेशन हुई, कंज्यूमर की नहीं हुई। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये देखते हैं। As per Consumer Protection Act 2019, the consumers has a right to get relief in case the product or service falls short of his expectations. Which consumer right we're talking about? So, right to be heard, right to be assured, right to seek redressal, एंड राइट टू सेफ्टी। देखो राइट टू सेफ्टी की कोई बात नहीं हो रही, अश्योर्ड की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिटी बेंचमार्क वगैरह की बात हुई, तो ये भी नहीं होगा। राइट टू बी हर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि राइट टू गेट रिलीफ लिखा है ना। राइट टू गेट रिलीफ मतलब राइट टू सीक रेड्रेसल। रिलीफ का मतलब तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस जो है वो करना चाहिए। हर्ड वाला जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये जिसका भी क्वेश्चन पेपर उसने वो मार्क किया होगा। बट राइट टू सीक रेड्रेसल इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैं इसको भी अगर दिखाऊं तुम्हें, right to seek redressal। ये देखो, the consumer has a right to get relief against unfair trade practices और restrictive trade practices, ऐसा सब, ठीक है। तो जो रिलीफ वर्ड है वो राइट टू सीक रेड्रेसल के लिए, और हर्ड में क्या लिखा है कि राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो सिर्फ मेयरली हियरिंग इज नॉट अ राइट टू रिलीफ। तो राइट टू सीक रेड्रेसल एक अगेन एक ब्रॉडर जो है वो राइट तुम्हें है कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर। देखो अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना ऐसी बुक्स थी जिनके पास कंज्यूमर एक्ट 1986 था, तो वो तो अब नहीं माना जाएगा, एंड जो मोस्ट रिवाइज एडिशन है वो तुम्हें एनसीईआरटी की वही रेफर करनी होती है। इसलिए मैं हर बार अपनी वीडियो में देखती बोलती हूँ ऐसा कि जो है नए एडिशन को रेफर करो, पुराने एडिशन से बिल्कुल भी रीड मत करो, क्योंकि जो आएगा वो नए एडिशन से आएगा। तो देखो कहीं पर भी 1986 वाला एक्ट की बात नहीं कर रही है, सिर्फ 2019 एक्ट की बात करी है। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हम इससे मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ अमेंडमेंट वगैरह या कुछ लैंग्वेज का चेंज है, तो तुम्हें नई वाली रेफर करी होगी तुमने, तो ही तुम्हारे वो काम आएगा, ठीक है। तो चलो अब अपने लास्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, controlling insider trading, registration of brokers and sub brokers and other players in the market, pricing of securities। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया का फंक्शन है ही नहीं। इनफैक्ट अगर वो करता है सो दिस इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि जो उनका काम रेगुलेट करने का है तो वो रेगुलेट करे। ये तीन जो फंक्शंस है ये सेबी के फंक्शंस हैं, अगेन बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है। और वैसे भी तुम सोचो ना, प्राइसिंग सिक्योरिटी सेबी कैसे कर सकता है, मतलब ये तो अनएथिकल हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो है ऑप्शन डी ही है। ये अगेन बहुत ईजी सा था, तो हमने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि एक रेगुलेटरी बोर्ड ऐसा प्राइसिंग सिक्योरिटीज की पावर नहीं हो सकती है उसके पास, ठीक है। तो एक ये चीज़। अब ये सेबी की बात हो ही गई है, तो मुझे बताओ कि जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, और क्या जो चेयरमैन है उनके लिए पोस्ट की वैकेंसी निकली है तो क्यों निकली है, थोड़ा सा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है भी या नहीं। देखो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर बुक की जो एक नॉलेज है उसको करंट अफेयर्स से भी लिंक करा करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली सेबी के चेयरमैन के साथ अभी क्या हो रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम जो एमसीक्यूज के थे वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं।
The students of class 12 NK Senior Secondary School visited the factory of Jaipur Exports Private Limited, a company manufacturing ready-made garments. They observed that different workers, देखो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते ताकि जो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो डबल बार पढ़ने के लिए. तो उसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस. ठीक है, तो दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है. हम यहाँ पे थे. दे ऑब्जर्व डिफरेंट वर्कर्स वर एलोकेटेड डिफरेंट टास्क लाइक कटिंग द फैब्रिक एज पर स्पेसिफिकेशन, स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें. तो अगेन ये एक प्रिंसिपल है. कौन सा प्रिंसिपल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. कमेंट सेक्शन में क्या, मैं खुद ही बता दूंगी अभी. राइट, तो एक तो ये प्रिंसिपल है. फिर द सीईओ टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो इसके अंदर बात करी गई है कि डिफरेंट वर्कर्स को डिफरेंट चीज़ें अलॉट करी जाती है, उससे इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट आता है. जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डरलीनेस, ये दूसरा प्रिंसिपल हमको मिल गया कि हर चीज़ के लिए फिक्स प्लेस है. Later discussed with their business studies teachers and understood the principles of management given by FAO were being allowed in the followed in the factory rather. तो दो प्रिंसिपल्स हमको मतलब बहुत एक्सप्लिसिटली मिल चुके हैं, ऑर्डरलीनेस और डिवीजन ऑफ लेबर. तो आई थिंक मैंने भी हाँ ये दोनों ही प्रिंसिपल्स जो है वो करे थे. डिवीजन ऑफ वर्क लिखा है मैंने डिवीजन ऑफ लेबर की जगह. लेट मी चेक तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है. डिवीजन ऑफ वर्क लिखा हुआ है. नहीं वेट, दिस इज एन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ना, तो हम इसका पहले ही देखते हैं. यस वेट, ये रहा. ये देखो, द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिमा. डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. देखो मैंने भी यहाँ पर अभी गलती करी थी कि डिवीजन ऑफ लेबर बोल दिया था, तो डिवीजन ऑफ वर्क है. क्योंकि देखो अब ना कॉलेज में डिवीजन ऑफ लेबर मैंने बहुत बार लिख लिया है, तो मुझे डिवीजन ऑफ लेबर याद है. बट तुम्हें क्या लिखना है, डिवीजन ऑफ वर्क ही लिखना है. डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो ज़्यादा जो है सेंस बनाता है, और तुम्हारी बुक में जो लिखा है तुम्हें वही लिखना होगा. तो डिवीजन ऑफ वर्क लिखा है मैंने, और मैंने फिर आइडेंटिफिकेशन वाली लाइन भी लिख दी. दे ऑब्जर्व द डिफरेंट वर्कर्स वर एलोकेटेड डिफरेंट टास्क. देखो ये बहुत बड़ी लाइन थी इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, डॉट डॉट करके जो है इस तरीके से कोटेशन में डाल के लिख दिया. फिर मैंने लिखा division of work places emphasis on dividing the work in the organization so that maximum efficiency in work is achieved. ये already question में था, उसको ही paraphrase किया है. As the work is divided, a set of workers have to perform the same work repeatedly, which results in specialization and perfection in the business performance. ये अच्छा पॉइंट था, बस मैंने इतना सा लिखा है. एंड आई गॉट 1.5 मार्क फॉर दिस. एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आधा नंबर, एंड फिर उसके बाद लिखने के लिए. ठीक है, तो अगेन मैंने कुछ बहुत अलग तो लिखा नहीं है, बट हाँ थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखा है कि पहले पैराफ्रेज ही कर दिया जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, और फिर स्पेशलाइजेशन परफेक्शन वाली जो पॉइंट है उसके बारे में बता दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है उससे स्पेशलाइजेशन होती है, और ये चीज़ इन्होंने केस स्टडी में लिखी हुई थी, तो मैंने उस पॉइंट को ही यूज़ किया. सेकेंड ऑर्डर, अगेन उसकी लाइन लिखी, और फिर लिखा है ऑर्डर इंश्योर्स दैट देयर इज अ फिक्स्ड एंड प्रॉपर प्लेस ऑफ मैन एंड मशीन्स. ये अगेन उसमें लिखा हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा अगेन मॉडिफाई कर दिया क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है. The principle of order ensures that there is no overlapping of activities and no chaos. Order in the organization implies minimal wastage and optimal utilization of resources. तो अगेन ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब हर चीज़ें ऑर्डर में रहेगी, कुछ केओस नहीं हो. देखो ऑर्डर का ऑपोजिट क्या होता है, केओस, तो इसलिए मैंने केओस वर्ड यूज़ करा. अब केओस नहीं होगा तो वेस्टेज कम से कम होगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, इसलिए एफिशिएंसी भी आएगी. तो अगेन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है तुम्हारा, 3 incentives offered by the company in the above para. ठीक है, to improve the performance of its employees. तो ये अगेन ये बहुत इंट्रोडक्टरी लाइन है. फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. He believes that if needs of employees are taken care of, the employees take good care of the customers. In this company, various benefits are provided to the employees to help them. ठीक है, फिर वायलिन जॉब यहाँ तक भी कुछ नहीं लिखा हुआ है. It is also providing benefits like gratuity दे रखा है. The employees are provided various opportunities to attend skill development. अगेन ये एक दूसरा लिखा हुआ है, 3 incentives बताने हैं. एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड प्रमोटेड टू द हायर लेवल ऑफ जॉब्स. ये 3 जो है हमारे वर्ड्स है जिससे हमें आंसर्स पता चलेंगे. अब देखते हैं मैंने क्या लिखा था. सबसे पहले लिखा है परक्विजिट्स इन द कंपनी वेरियस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स व्हाइल इन द जॉब. ये मैंने कौन सा पॉइंट उठाया है, हाँ ये देखो मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स. ठीक है, तो ये परक्विजिट्स लिख दिए. उसके बाद
Perquisites refer to the fringe benefits. Again, इसका ही synonym लिखा है मैंने. Along with remuneration is preferred provided to the employees. These include medical and housing needs. The perquisites attract the employee and creates a feeling of belongingness among the employees towards the organization. Perquisites make the employees believe that the organization cares about them. ये सारी मैंने अपनी फालतू की बातें लिखी है, but देखो थोड़ा सा elaborate करना ही पड़ेगा तुमको. और परक्विजिट्स तुम्हारे इसके एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा हुआ था, फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह आई थिंक लिखे हुए हैं, मैं बता भी देती हूँ. आई थिंक ये स्टाफिंग वाले चैप्टर में होगा. तो ये देखो परक्विजिट्स यहाँ पर है. फ्रिंज बेनिफिट्स इन्होंने खुद ने लिखा हुआ है, सेम मैंने यूज़ करा है. मेडिकल एड की वजह से मुझे परक्विजिट्स याद आया था. बट देखो अभी मैंने जब तुम्हारे सामने आइडेंटिफाई करा, मैंने यार पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं किया था. मैंने ग्रेजुएटी जो है और स्किल डेवलपमेंट वाले इन पॉइंट्स को हाईलाइट करा था, प्रमोशन वगैरह. तो ये भी अगेन जो है इंसेंटिव्स अच्छे हैं, वो भी तुम लिख सकते थे. और मैंने इनिशियल 3 लिखे हैं, तो इस वजह से आंसर ये फर्स्ट पॉइंट परक्विजिट्स था. फिर आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. द एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स. ठीक है. मैंने क्या करा ना कि इन दोनों पॉइंट्स को ना मिक्स कर दिया, जबकि मैं इनको अलग भी लिख सकती थी. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं लिख सकती थी यहाँ पर प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स पे. एंड उसके बाद मैं जो है तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है उसको सेपरेटली भी लिख सकती थी. ठीक है, बट मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है. पेंशन, ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट ये मैंने आइडेंटिफाई कर ही लिया था अभी भी. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी. ठीक है, द फैसिलिटी ऑफ पेंशन एंड रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ retirement provides for support by the organization at the time when the employees would become old and would lose their ability to work. Hence this financial incentive motivates the employees and improve their performance. ठीक है, अगेन बहुत जेनरिक सा लिखा है, कुछ अलग तीर नहीं मार दिया मैंने. अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं. 2 ऑप्शंस थे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक्सप्लेनिंग 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज. आई थॉट मैंने इसके अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसलिए किया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था. अगर तुमको सेकंड वाला आता तुम वो भी लिख सकते हो. ठीक है. अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है 3 नंबर का था कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग which indicates skills inculcates this is inculcates skills in the employees. The skills inculcated refers to the ability of using sophisticated equipments effectively and harmlessly. Vestibule training is one of the many off the job training method. देखो जो जो मुझे याद आ रहा था ना मैं ऐसे लिख रही थी. इनफैक्ट कोई सीक्वेंस भी नहीं है, बट दैट्स एक्सेप्टेबल ना. तुम कोई मतलब जीनियस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल के तुम हो नहीं कि तुमको पता होगा कि पहले क्या चीज़ लिखनी चाहिए थी, उसके बाद क्या चीज़ लिखनी चाहिए. तो इट्स नॉर्मल, जैसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस काम कर रहा है उस वक्त वैसे लिख देना. Vestibule training involves a classroom wherein skills are taught using the equipment and employees are taught to repeat the same methods while they work on this job. ठीक है. For example लिखा है ट्रेनिंग ऑफ अ पायलट. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देखो मुझे 3 नंबर के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं इंसफिशिएंट सा लग रहा था. मुझे लगा था कि शायद नंबर कट सकते हैं, तो मैंने ना इस तरीके से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग लिखा ऊपर. एंड इसके जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, वो सेम 3 फीचर्स यहाँ पे लिखे. देखो मैंने कुछ अलग भी नहीं लिखा है. सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ द जॉब, क्लासरूम सेपरेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब. ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. देखो क्लासरूम वाला पॉइंट भी लिख चुकी हूँ, पर फिर भी मैंने ऐसे करा. देखो टीचर ने टिक मार्क भी करा हुआ है, विच मीन्स कि उन्होंने इग्नोर नहीं करा है, देखा है. दैट इज वाई दे हैव गिवन मी 3 मार्क्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और फिर डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ठीक है, तो मैंने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कर रखा था क्योंकि मुझे इसके अंदर काफ़ी सारे तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं. एंड मतलब मुझे काफ़ी सारे याद थे, इसलिए मैंने वही करा है. सबसे इंपॉर्टेंट नीड देखो, फिर मैंने ना यहाँ पर वो बना दिया एक फ्लो चार्ट ताकि थोड़ा अच्छा लगे. ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अभी मैं नया क्वेश्चन में क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, तो पहले ऐसे ही लिख देती हूँ. अगेन ये तुम्हारा 3 मार्क्स का था. नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस लिखा है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स लिखा है. अगेन देखो मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो हाईलाइट कर दिए, जैसे यूज, फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट्स, मशीन्स, फर्नीचर. ये मैंने सब एंड में करा था, ये मैंने पहले नहीं करा था क्योंकि देखो बीएसटी का पेपर हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा लिखने चले जाओ और बहुत टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो जाए. तो तुम पहले ही अगर हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करोगे तो हो सकता है कि तुम कहीं न कहीं तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तुम कम लिख पाओ क्योंकि टाइम लिमिटेड ही है. तो ये सारी चीज़ें बाद में करने की होती है, आफ्टर यू हैव डन विद योर पेपर एंड चेकिंग ऑल्सो. ठीक है.
अगेन ये मैंने बहुत जेनरिक से पॉइंट्स लिखे। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग कंसर्न लिखा है मैंने, ट्रेडिंग कंसर्न, और बात करी मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, एंड इन दोनों के बेसिस पर नेचर ऑफ बिजनेस को समझाया है और कैसे डिफरेंशिएट होता है तुम्हारे ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस। फिर आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशंस बड़ी है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, कम है तो ऑब्वियसली तुमको स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस अगर है तुम्हारी तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल जो है वो कम ही लगेगा। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव ले रहे हो कैपिटल इंटेंसिव ले रहे हो, अगेन इसके अंदर भी तुम ऐसे कर सकते थे कि लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। और इन दोनों के बारे में मैंने बताया कि कैपिटल इंटेंसिव है तो ऑब्वियसली तुम्हारी फिक्स कैपिटल जो है वो अ, कम होंगी, एंड सॉरी ज़्यादा होगी कैपिटल इंटेंसिव में, एंड लेबर इंटेंसिव में कम होगी फिक्स कैपिटल, ठीक है। क्योंकि लेबर को तुम क्या दोगे, वेजेस दोगे, वेजेस तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट होती है ना तुम्हारे, अगर तुम बात करो वेरिएबल कॉस्ट तो वो लेबर की वेजेस वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कैपिटल जो है वो तुम्हें मशीन्स वगैरह के लिए चाहिए होता है। अगर तुम्हारा यही मैंने लिखा है ना, एंटरप्राइज फॉलोइंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वुड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन कंपैरिजन टू एंटरप्राइज व्हिच परचेजेस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन व्हिच आर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। देखो अगेन मैंने ना 2 मार्जिन्स बनाई हैं यहाँ पे ताकि मेरा जो आंसर है ना एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत सीधा-सीधा दिखे। पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी तुम कोशिश करना कि इतना भी गैप मत छोड़ो, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ से लाइन होती तो और ज़्यादा ठीक रहता। क्योंकि ये भी नहीं लगना चाहिए एग्ज़ामिनर को कि तुम सिर्फ़ पेपर भरने के लिए बड़ी-बड़ी मार्जिन्स खींच रहे हो, तो थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? 4 बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट है, 1 मिनट लेट मी चेक द क्वेश्चन पहले। अ 4 benefits of using internal sources of recruitment, or 4 steps involved in the process of choosing the best candidate out of a number of prospective candidates for a job। ये दोनों ही तुम्हारे स्टाफिंग चैप्टर से जो भी तुम्हें आए वो तुम लिखना। अगेन मैंने इसके अंदर भी वो बनाया चार्ट, ठीक है। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा इससे। फिर चीप एंड नॉट लेंदी शॉर्ट प्रोसेस है। मोटिवेशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इन द एंड मैंने लिखा है ये 3.5 मार्क, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्होंने मुझे यहाँ पे 3.5 दिया। आई थिंक बाद में इन्होंने मुझे हाफ मार्क और दिया होगा इस फोर्थ पॉइंट के लिए। तो एक बार मैं देख लेती हूँ तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ पॉइंट। 34 के बाद होगा, राइट। रिलायबल, as the employees are already working in the organization they can be trusted for the work। अच्छा ये मुझे याद नहीं आया था उस टाइम पे पॉइंट, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया था। तो अगेन मुझे क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसके अंदर 4 मार्क्स मिल चुके थे, एंड इन्होंने मुझे पहले 78 मार्क्स दिए थे, अगेन फिर 80 हो गए थे जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर ये मत कंफ्यूज मत होना कि कितने एक्चुअल में मार्क्स थे, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 25 में इस तरीके से मैंने करा है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हें पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो उस पर सोचते रहने से बेटर है कि तुम उसको एंड के लिए छोड़ दो और ऐसा कुछ नोट डाल दिया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स हाइलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, या फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप को बताओ 2 पॉइंट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग मैंने लिखा है, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब 2 ही लिखा हुआ है तो मैंने 2 ही जो है 2 ही पॉइंट्स के बारे में लिखा है। अगर इन्होंने सिर्फ ऐसा बोला होता ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग तो हमें 4 पॉइंट्स में लिखती, क्योंकि 4 मार्क्स जो है उसका क्वेश्चन था ये। तो अगेन ये 2 पॉइंट्स है, 2-2 मार्क्स का है, तो अच्छे से इलैबोरेट वे में लिखना पड़ेगा। तो अगेन लिखा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर इसके बारे में पूरा लिखा है कि एनालाइजिंग डेविएशंस, द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की नॉन एक्यूरेट और एम्बिग्यूअस नहीं होने चाहिए, एक्यूरेट और प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पे लग रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करा है, तो ध्यान रखना कि एक सेंटेंस में एक ही अंडरलाइन हो। जैसे ये इसमें बहुत सारे अंडरलाइन है, इसमें बहुत सारे अंडरलाइंस है, तो कोशिश करना कि अंडरलाइन इतना भी मत करो। जैसे पता नहीं यहाँ पे मैंने क्यों इतना अंडरलाइन कर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आंखों में चुभ जाता है, एंड थैंकफुली मेरे एग्जामिनर को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो मतलब पता ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हर चीज़ को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में मैंने लिखा है कि कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली, करेक्टिव मेजर्स, डेविएशंस को देखना, ठीक है। फिर कांस्टेंट चेक ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस, अलाइंस बिजनेस परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल से पॉइंट्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये सारे जो है मैंने तुम्हारे एनसीईआरटी में से एज इट इज जो हेडिंग्स है वो कॉपी करी, तुम्हें मैं दिखा भी देती हूँ। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग,
तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एज इट इज़ मैंने सेम पॉइंट लिख दिया। एंड और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो ये मैंने इनिशियल के 2 पॉइंट्स ही अपनी आंसर शीट में लिखा है। देखो मैंने अकम्पलिशिंग लिखा है, इधर मैंने अचीवमेंट लिखा है, तो देखो ऐसे ही चेंजेस होंगे तो ज़रूरी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कोई चेंजेस नहीं है तो उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ तुम बिल्कुल सिनोनिम यूज़ नहीं कर सकते, मैंने सिनोनिम यूज़ करा तो भी उन्होंने मेरे मार्क्स नहीं काटे हैं, ठीक है। तो अकम्पलिश की जगह मैंने अचीव लिखा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये बाकी के देखो 6 पॉइंट्स है और मैंने इनिशियल 2 लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीडरशिप स्टाइल, और लिखा है कि व्हेन कैन दिस स्टाइल बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय मैनेजर। ठीक है, ये एक प्रमोद टी कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है। He gives orders to his subordinates and expects that they obey those orders. He does not consult them or encourage them to participate in decision making. ठीक है, तो लिखा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हैज बीन अडॉप्टेड बाय बलविंदर, क्योंकि देखो मैंने अगेन क्वेश्चन से कनेक्ट करा है। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ अडॉप्टेड तक नहीं छोड़ा है बाय बलविंदर, ताकि जो एग्जामिनर है उसे लगे कि भाई क्वेश्चन भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड व्हेन द लीडर गिव्स ऑर्डर्स, एक्सेप्ट्स ओबीडियंस, ही और शी डज नॉट कंसल्ट हिज और सबऑर्डिनेट, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इज फॉलोड, ऐसा सब, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट था कि कब जो है ये स्टाइल यूज कर सकते हो। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप कैन बी इफेक्टिवली फॉलोड व्हेन अ लीडर और अ मैनेजर हैज टू गेट द वर्क डन क्विकली इन a short period of time. This style of leadership is generally followed by factory managers, where quick decision making is of requirement for the fast accomplishment of tasks. Here, the factory managers do not have time for consultation with the employees. Also, the factory workers are considered not capable enough to give useful suggestions due to lack of professional skills in factory workers. ठीक है, तो अगेन ये जो पॉइंट है ये मैंने खुद से बना के लिखा था, ये एनसीईआरटी में नहीं है। मतलब मैंने कहीं तो ऐसा सुना था, कहीं तो ऐसा कुछ देखा था, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर मुझे थोड़ा डाउट था इस टाइम पे कि आंसर सही होगा या नहीं होगा, बट फिर भी मैंने चांस लेकर के लिखा था, थैंकफुली ये सही था। तो ये भी तुम, अगर तुमको नहीं पता था इसका आंसर, तो ये देख लेना, इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। आई थिंक ये किसी ना किसी सैम्पल पेपर में या क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जो ये आंसर इसका फैक्ट्री वाला वो लर्न ही कर लिया था एंड मुझे काम आया। बट आई डोंट थिंक ये एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लिसिटली दे रखा है, या तो मुझे किसी टीचर ने बताया था या फिर मैंने कहीं तो सुना हुआ था, बट आई वॉज नॉट 100% श्योर ना, क्योंकि बार बार अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो वो आपके दिमाग में फिट होती है। अगर आप कुछ चीज़ें रिवाइज नहीं करते तो आपको डाउट होने लगता है कि सही में मैंने यही पढ़ा था। तो ये चीज़ देख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। Identify the financial decision that is concerned with deciding how much of the profit owned by a company is to be distributed to shareholders and how much should be retained in the business. Also state any three factors affecting the identified decisions. So this is what your dividend decisions. और देखो अगेन यहाँ पे आइडेंटिफाई लिखा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई में मैंने क्या किया, सिर्फ नाम लिख दिया। फाइनेंशियल डिविजन कौन सी है, तो डिविडेंड डिसीजन। हाँ, तो अगेन मैंने सिर्फ़ डिविडेंड डिसीज़न नाम लिखा है, इसको समझाया नहीं है कि डिविडेंड डिसीज़न क्या होता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ऑटोक्रेटिक वाली जो है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तो इस वाले क्वेश्चन में लिखा था आइडेंटिफाई एंड स्टेट। इसका मतलब हुआ कि आप आइडेंटिफाई करो, दिस इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? तो इसका आइडेंटिफाई हो गया और ये है स्टेट का आंसर, है ना? तो स्टेट का आंसर तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्टेट बोला है, आइडेंटिफाई लिखा है, तो बस ऐसे ही करना है कि नाम लिख दो बस। तो इसके अंदर मैंने स्टेट नहीं लिखा था, मैंने डिविडेंड डिसीजन को पूरा डिस्क्राइब नहीं करा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, स्टेट और आइडेंटिफाई में डिफरेंस है। स्टेट में पूरा समझाना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और आइडेंटिफाई में सिर्फ नाम लिखना होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, अमाउंट ऑफ अर्निंग, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रही हूँ। मुझे मतलब होता है ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हें लगता है कि तुम कम लिख पा रही हो, तुम्हारे पॉइंट्स जो तुम याद करके आए थे वो सारे तुमने लिख चुके हो, तो तुम्हारे पास कम बचा हुआ है। तो देखो मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया था पेज को, ताकि थोड़ा ज़्यादा भी लगे एंड मेरा काम भी हो जाए कम में, ठीक है। और टाइम भी कम होता है, तो तब भी तुम ऐसी टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हो। The growth prospects of a company also determines the amount of profits to be distributed. अच्छा, ये मैंने ना एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ये 3 पॉइंट्स तो मैंने लिख दिए एंड ये जो 4th पॉइंट है, ये ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो है। सब्सटैंशियल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वुड डिस्करेज डिविडेंड्स, क्योंकि तुम ऑफ कोर्स उन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि कितने 3 फैक्टर्स ही लिखे हुए थे। तो मैंने पता ना क्यों 4th लिखा है, मुझे कुछ याद आ गया होगा इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी अगर तुम 3 लिखते तो तुम्हें एक-एक नंबर तीनों के लिए मिल जाता। देखो एग्ज़ामिनर ने खुद ने ये एक-एक और फिर उन्होंने यहाँ पर 1 मार्क करा, इसको उन्होंने मार्क नहीं करा, नहीं तो ये इसको भी मार्क कर लेते, ठीक है? तो इस वजह से मुझे 3 नंबर मिले। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस, ठीक है? सिर्फ़ आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे 1 मार्क दिया है, ठीक है? और यहाँ पर आधा ही नंबर मुझे मिलेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वेट, या आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व इन द अबव केस। तो कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं? Zenith Mall is a famous shopping mall in Mumbai owned by Pinnacle Group. It is very popular for its international and national brands of fashionable clothes, restaurants, cinema halls, and food courts. The management of Pinnacle Group has decided to open a new branch of the mall in Pune. The decision was very crucial for the management as it involves huge amounts. ठीक है, तो आप किसी दूसरे वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये किस तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन है? अब देखो, मैं इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट से ऐसे ही पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फिर आइडेंटिफाई बोला, स्टेट भी बोला है, तो समझाना भी पड़ेगा और ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई तो करोगे ही। स्टेट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट पार्ट, ओके? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तुम्हें फैक्टर्स भी बताने हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं जिसे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज़ द डिसीजन रिगार्डिंग, देखो मुझे ना स्टेट वाला पॉइंट मैं जब रीचेक कर रही थी तब मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने वापस से यहाँ पर आकर के ई लिख दिया, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, बट ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने माइंड नहीं करा। अ, तो मुझे ऐसा लगा कि फालतू में अगर आधा नंबर काट दिया तो इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो अगर आपको याद आ जाता है उसी टाइम पे तो चीज़ें करेक्ट कर लेनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसके अंदर इन्होंने वेट इसके अंदर इन्होंने 2 ही फैक्टर्स बोले थे, मैंने 2 को अच्छे से डिस्क्राइब करा है और थर्ड वाले को सिर्फ़ उसका नाम लिख दिया है, ठीक है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस पे डिपेंड करेगा, कैश फ्लो कितने हैं, क्योंकि तुम्हें कैश फ्लो सफिशिएंट इतने होने चाहिए कि तुम अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को मीट कर लो। ये सारी जेनेरिक सी बातें लिखी हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम होना चाहिए तुम्हारे रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुम्हारा कोई पॉइंट बनता है कि तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है? तुम्हारा कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और पैसे आ नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। Which consumer dispute redressal did Rajneesh approach out of the 3-tier machinery? देखो यहाँ पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा हुआ है, विच इज़ अगेन इम्प्लिसिट ऑफ द फैक्ट कि तुम्हें नई बुक्स ही रेफर करनी थी। 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है। एंड अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 लाख का रिलीफ चाहिए तुम्हें एंड परचेज 500 ml बॉटल ऑफ फ्रूट जूस ₹60। देखो मैंने आंसर में क्या लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुड बी अप्रोच बाय रजनीश बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्रूट जूस परचेज बाय हिम फॉल्स बिलो द स्टेज ऑफ 1 करोड़। ठीक है, अब तुम्हें ना जो ₹60 को कंसिडर करना है, ₹2 लाख को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है? ये जो है रजनीश ने खुद ने डिसाइड करा कि मुझे ₹2 लाख मिलने चाहिए, पर जो कोर्ट है वो तो ₹60 के हिसाब से देगी और उसी कोर्ट में तुम्हें जाना चाहिए यहाँ पे ₹60 जैसे क्या बोलते हैं ₹60 जैसे केसेस को डील करा जाए, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन्होंने मेरा आधा नंबर काटा था मोस्ट लाइकली क्योंकि मैंने पूरा जो नेशनल वो होता है वो नहीं लिखा था, बट अगेन बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलो या फिर वो बड़ा वाला नाम बोलो, बात एक ही है, तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए थे। तो मैंने जब रिवैल्यूएशन में भेजा, ये मैंने पॉइंट कोट करा था, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट डाला था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे 3.5 की जगह 4 मार्क्स बाद में दे दिए थे, ठीक है? इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी तो तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके बड़े बड़े नाम भी लिखे हुए हैं। वेट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, दे आर ब्रीफली रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हाँ, ये बड़ा नाम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन।
तो ये पूरा नाम है और मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखा हुआ था, बट दे आर ब्रीफली रेफर्ड टू एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इन्होंने बुक में ही बोला है। एंड अगेन जब इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया तो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्ड ही यूज़ करा है, तो इनका कुछ सेंस नहीं बन रहा था, इन्होंने जो मेरा हाफ मार्क काटा, तो अगेन फिर मुझे मिल गए थे मार्क्स। ठीक है, तो देख सकते हो तुम भी एनसीईआरटी में अगर तुम एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। अब लिखा है इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर इन स्टेट कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन विद इन 45 डेज। इसके अंदर क्वेश्चन तुमसे इतना पूछा था कि कितने दिन में तुम अप्रोच कर सकते हो, कहाँ पर अप्रोच कर सकते हो, तो ये भी अगेन तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि if the parties are not satisfied by the district commission, can appeal against such order to the state commission in the grounds of facts or law within a period of 45 days from the date of the order। यहाँ पे from the date of the order भी अगर तुम्हें याद आ रहा होता तुम लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर बिकॉज पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा होगा उस टाइम पर, बट यहाँ पे ये ज़रूरी है लिखना कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ही होना चाहिए। वैसे इम्प्लिसिट है कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ही हो रहा होगा, बट फिर भी अगर तुम लिखोगे तो वो बेटर लगेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया। स्टेट एनी टू रिलीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश इन द अबव केस, क्या रिलीव जो है रजनीश को मिल सकता है, एक तो उसे एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिल सकता है या फिर एक्सचेंज हो सकता है प्रोडक्ट का। ये भी अगेन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो एज इट इज़ लिखा है। देखो मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करा है, तो एक नंबर के लिए बस इतना इतना लिखना जो है वो सफिशियंट होता है। ठीक है, तो 45 डेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, 1 करोड़ से कम है इसलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, और पूरा नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इन्होंने भी मुझे इनिशियली मार्क्स नहीं दिए, बाद में मार्क्स दे दिए थे। ठीक है, फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। तो मैंने डिफरेंशियल पीस वेज के बारे में बताया कि क्या होता है, फिर मैंने इसको एग्जाम्पल देख के करवाई। ये जो तुम एग्जाम्पल देख रहे हो ना, ये एज इट इज़ मैंने किसी टॉपर के आंसर शीट में सेम ऐसा ऐसा कुछ देखा था एग्जाम्पल, तो मैं मतलब मुझे ये एग्जाम्पल लिखना था इसलिए मैंने ये वाला जो पार्ट है अटेम्प्ट करा। एंड थैंकफुली मेरे पास थोड़ा लिखने के लिए कंटेंट हो गया था, क्योंकि आप एग्जाम्पल को थोड़ा खींच सकते हो, समझा सकते हो कि क्या मतलब है। ये मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा था टॉपर के आंसर शीट से। तो तुम भी इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि टॉपर्स की आंसर शीट को हल्के में मत लो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारे 5 to 10 मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। टाइम स्टडी अगेन ये मेरे को ज़्यादा नहीं आता था, तो मैंने सोचा पॉइंट वाइज लिखती हूँ, पॉइंट में भी सब पॉइंट, ताकि थोड़ा बड़ा लगे, क्योंकि अगर मैं जैसे यहाँ पे एंड हुआ तो मैं यहीं पे शुरू कर देती ना, तो बहुत छोटा छोटा लिखता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मेथड स्टडी ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको रीडिंग से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये मतलब मैंने बहुत एक तो मैंने बहुत अलग भी कुछ नहीं लिखा है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, पर ये है कि प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अच्छा है, और एग्जामिनर को ऐसा लगता, मतलब डेफिनेटली ऐसा लगा हो कि मुझे आता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेवलप्स एम्प्लॉयज। अच्छा ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ए पार्ट जो है अटेम्प्ट करा है, जिसके अंदर प्लानिंग की हमें इम्पोर्टेंस बतानी है एक तरीके से। तो मैंने अगेन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बताई है, 6 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन था, और ये मैंने जो है यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। वेट, तो यहाँ पे इन्होंने बोला होगा राइट, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। अच्छा ओके वेट, इन्होंने मैंने ना ये जो 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए ना उसी के बारे में लिखा है, अलग से कुछ पॉइंट्स नहीं बताए, क्योंकि मुझे इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है ना, तो मैं ये 3 पॉइंट्स ही लिखूंगी। तो अगर तुम देखो कि डायरेक्शंस फॉर एक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी सेकंड पॉइंट है, फिर फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये देखो, और मैंने हर में थोड़ा ज़्यादा लिखा है 2 मार्क्स के हिसाब से। अगेन इन्होंने मुझे 1.5 दिया था यहाँ पे, बट रिवैल्यूएशन के बाद जो है इन्होंने हाफ मार्क बढ़ा दिया था। पता नहीं ये रैंडमली क्यों मार्क्स जो है वो काट देते बिना कुछ जस्टिफिकेशन लिखे कि उन्होंने क्यों काटा है, बट ठीक है, इन दी एंड इन्होंने बढ़ा दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगेन ये बहुत सिंपल सा था। बहुत लोगों ने ये गलती भी करी थी कि इन्होंने ये 3 पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी की जो प्लानिंग इंपॉर्टेंस है वो बता दी थी। पर तुम क्वेश्चन देखो ना, अगर सिंपली ऐसा लिखा होता कि इंपॉर्टेंस बताओ प्लानिंग की, तो तुम कितने भी पॉइंट्स लिख सकते थे, दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते थे, बट अब इन्होंने 3 चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दी है, इसलिए तुम्हें इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से बताना था बस। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है 3 मार्केट फंक्शंस को।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग लोकल पीपल। ठीक है, महाराणा इज अ famous takeaway food outlet near it. Is quite popular among local people and travelers on the national highway. It offers a wide variety of parathas and sandwiches packed in special containers, which are designed and developed by them to keep the food hot and fresh. Considering the tough competition in the nearby area, the prices have been set reasonably low. The owner Nirmal Singh spends huge sums of money to put large hoardings and kiosks in the vicinity to inform the people about the outlet's location and special items on its menu. The firm is performing various marketing functions. तो यहाँ से शुरू होता है ये पहला स्पेशल कंटेनर्स वाला पॉइंट, फिर ये सेकंड प्राइसिंग वाला पॉइंट, ये अगेन तुम्हारा प्रमोशन वाला पॉइंट। तो चलो अब देखते हैं क्या लिखा था मैंने। सबसे पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट, पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स विच आर डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय देम। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लिखा था, बट मुझे याद है मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर पैकेजिंग लिखा था। और पैकेजिंग देखो, इसलिए इन्होंने एग्जामिनर ने पहले सर्कल भी लगाया, बट इन्होंने जो है वो मेरे मार्क्स नहीं कट करे हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तुमने अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट लिखा हो, तुमने पैकेजिंग लिखा हो, तो दोनों पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर मार्क्स दे दिए थे, ऐसी बात नहीं थी। बट बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट लिखा था और मेजोरिटी ने पैकेजिंग लिखा था, क्योंकि यहाँ पे सिंपली पैक्ड लिखा है ना, तो उन्होंने वैसे लिख दिया। बट मेरा ऐसा सोचना था कि डिज़ाइन भी तो लिखा है, ये देखो डिज़ाइन लिखा हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि आप तो प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड जो स्पेशल कंटेनर है उनका जो है वो एक यूनिक पार्ट है प्रोडक्ट का, तो मैंने सोचा कि वो भी एक प्रोडक्ट का पार्ट है, इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट लिख दिया। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम कौन से पॉइंट जो है वो लिख रहे हो और कितने चांसेस है कि ये सही होगा। एंड थोड़ा सोचा करो, मैंने भी सोचा तो था वैसे पैकेजिंग, बट आई डोंट नो व्हाई मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लिखा एंड थैंकफुली करेक्ट हो गया। सो वो प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो मुझे गिल्ट होता कि मैंने पैकेजिंग क्यों नहीं लिखा। तो इसका आंसर दोनों ठीक है, ये भी ठीक था और पैकेजिंग, और मेजॉरिटी लोगों ने पैकेजिंग ही लिखा था। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है इसलिए लो प्राइस, अगेन मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। फिर प्रमोशन की कियोस्क वगैरह लगाए हुए थे और ह्यूज लार्ज होर्डिंग्स हैं, तो ये सारी क्या काम कर रही है, प्रमोशन का काम कर रही है। तो ये 3 मार्केटिंग फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमें बताना था, और इन्होंने सीक्वेंस में तीनों लिखे, मतलब तीनों के लिए हिंट्स लिखी हुई थी और मैंने भी उसी हिसाब से फिर लिखा है कोड करके। ठीक है, पूरी पूरी लाइंस नहीं करनी होती है कोड, थोड़ा सा तुम उतना लिख दो कि जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए तुम किस सेंटेंस की बात कर रहे हो, बस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग प्लानिंग पे। अच्छा वेट, लेट मी रीड द क्वेश्चन पहले। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, स्टेट द रिमेनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव प्रोसेस। अच्छा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस हो रहा है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो वाला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर this reiterated its support for the EV sector. The government launched several schemes and incentives to boost the demand as well as to motivate manufacturers to invest in the same. Inspired by these incentives and concerned about the environmental impact of gas and diesel powered engines, Nitin Kothari has set up an electric car manufacturing unit in Bhilwara. Okay, he set a target of earning return on investment of 10% in the first year itself, and forecasted the demand of electric cars will increase to 20 million in the next few years. ठीक है, फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग। 2 स्टेप्स के बारे में बात हो रही है पहले उस मैनेजमेंट फंक्शन की। सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट फंक्शन बताओ। देखो अभी ये ना बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। ठीक है, अ, ये सारा मतलब ये जो पूरा सेटअप है, इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह, ये सारी टारगेट सेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो टारगेट सेट करना, सब कुछ लेआउट करना, थोड़ा रिसर्च वर्क करना, फोरकास्टिंग करना, ये सारी जो है प्लानिंग वाले फंक्शन की जो है एक्टिविटीज़ होती है। बहुत लोगों ने इस पर कंट्रोलिंग करा था। आई डोंट नो, कंट्रोलिंग बिल्कुल भी किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पर है ना। तुम खुद देखो, ये बोल रहा है कि बाद में जो कार्स की डिमांड इतनी इतनी हो जाएगी। सो दिस इज फोरकास्टिंग, ये पहले डिसाइड हो रहा है, तो प्लानिंग ही होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कंट्रोलिंग करा था, बट तो भी ऐसा नहीं था कि उनके सारे मार्क्स कट हुए थे। उनका सिर्फ एक जो आइडेंटिफाई फंक्शन का था वो ही कट हुआ था, एंड बाकी उनको मिल गए थे मार्क्स। तो ऐसा होता है कि सीबीएसई की जो चेकिंग है वो बहुत ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो अगर तुम ऐसा ब्लंडर करके आओगे तो पूरे मार्क्स तो नहीं कटते, बट हाँ पूरे मिलेंगे भी नहीं फिर। तो क्योंकि था भी ना 6 मार्क का क्वेश्चन, तो ये भी हो जाता है कि गए तो पूरे 6, बट ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई बहुत कंसिडरेट है और दे देती है मार्क्स। ठीक है, तो प्लानिंग की बात हो रही है। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। ठीक है,
आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर इवैल्यूएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा ओके वेट, इसके अंदर लिखा हुआ था कि स्टेट द रिमेनिंग स्टेप्स। तो यानी कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से स्टेप्स हो चुके हैं। कौन से स्टेप्स हो चुके हैं, मैंने लिखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स वाला है ये हो गया आरओआई, और ये जो हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी कि अजम्पशंस वगैरह आप करना। तो फोरकास्टिंग जो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस का ही पॉइंट होता है। तो 2 स्टेप्स कवर हो चुके हैं। बाकी के जो स्टेप्स है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन, ये सारे जो है पॉइंट्स है तुम्हारे प्लानिंग के। तो देखो अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो इसी का हो गया, ठीक है। अब बचे कितने, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, तो 5 नंबर मुझे यहाँ पे मिलकर 5 + 1 = 6। तो इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। पर ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी होती कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिए होते यहीं से स्टेप्स और सिर्फ इन 2 के बारे में लिखा होता, तुम्हें 6 मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें रिमेनिंग स्टेप्स के बारे में बताना था और कंप्लीट करना था अबव प्रोसेस को, इंस्टेड ऑफ जो हो रखा है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पर मैंने जो हो रखा है वो भी बताया एंड उसके बाद अपनी बातें करी, ताकि मुझे भी क्लैरिटी रहे और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे भी क्लैरिटी रहे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 34 भी काफ़ी लोगों का गलत हुआ था, और ये तो यूजुअली ठीक था, पर वो पैकेजिंग का अगेन यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में कुछ कुछ लोगों का गलत हुआ था। और एमसीक्यू में भी 1-2 एमसीक्यूज़ मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, जो काफ़ी लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने इनफैक्ट गलत किया था, एंड इसलिए फिर 95, 96, 97 पे काफ़ी बच्चे थे। तो ये हो गया हमारा पूरा एनालिसिस अगर देखा जाए। एंड एक चीज़ और, इन्होंने ना यहाँ पे इस पॉइंट के मुझे मार्क्स नहीं दिए थे, ये बिल्कुल चेक नहीं था पार्ट ये, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी जब उन्होंने मुझे मार्क्स दिए तो मेरे 100 मार्क्स हो चुके थे। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो भी मुझे लगा ज़रूरी है। ये जो आंसर शीट है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ज्वाइन कर लेना। ये वापस एक बार जो है शीट को देखना, कुछ-कुछ जो चीज़ें तुम्हें लगती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है, लर्न करना है, तो यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। अगेन बहुत सारी टॉपर्स की आंसर शीट जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, देखो, खुद थोड़ी रिसर्च करो कहाँ से मिलेगी। मैं वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, mycbseguide.com। वहाँ पे जाओ, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और आंसर शीट भी मिलेगी। प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ो, रीड करो। ये मेरी गारंटी है कि तुम जितनी ज़्यादा टॉपर्स की आंसर शीट पढ़ोगे, उतने तुम्हारे खुद के मार्क्स पे इंक्रीमेंट तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। पेपर सॉल्व करते रहो, तुम्हें पेपर चेक करवाते रहो टीचर्स से, ताकि तुम्हें लिखना आ रहा हो। देखो रीडिंग लर्निंग वो भी ज़रूरी है, पर लिखना नहीं आ रहा है तो रीडिंग लर्निंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एंड आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है। तो कुछ और चीज़ें चाहिए हो, बीएसटी से रिलेटेड कुछ चाहिए तुम्हें कि मैं कुछ बनाऊँ वगैरह, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।